हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में जो टॉपिक चल रहा है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का, पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसके थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को मैंने सारा बता दिया था। आज हम लोग इसके जो यूपीपीएससी में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो सारे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, और जितने भी उससे संबंधित कॉन्सेप्ट आएंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो पिछले कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो पिछला वाला लेक्चर था मैंने जो आपको बताया उसमें अगर कुछ पॉइंट मिस हो गए हैं तो उनको आज हम लोग वापस देखेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर जो है वो सीधे पीवाईक्यूज पे है, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैंने इस पॉइंट पे सारा इस लेक्चर का सारा बता रखा है, तो उसमें वापस रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछले वाले वीडियो को जाके देखेंगे तो जितना भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वहाँ पे मैंने सारा उसको कवर कर रखा है। ओके, तो आज हम लोग मूव करते हैं सीधे आज के लेक्चर के पहले सवाल की तरफ। ओके, आज का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ हाई कोर्ट इन इंडिया। यानी सवाल के पूछने का मतलब है कि भारत में जो हाई कोर्ट्स हैं उनके बारे में इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एक एक करके देखते हैं। ऑटोमेटिक जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि द सेकंड अपील टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओके, यानी कहने का मतलब इसके ये है कि हाई कोर्ट में जो सेकंड अपील होती है उसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। ये बात सही है या नहीं? तो ये बात बिल्कुल सही है। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है कि एवरी जजेज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी जो हाई कोर्ट के सारे जज होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो वो प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। यानी भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। यानी ऑप्शन सी कह रहा है कि जो राज्य के गवर्नर होते हैं या राज्यपाल होते हैं वो बेसिकली हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करते हैं। ऐसी बात नहीं हो, क्योंकि अगर ये पॉइंट सही होता तो ये वाला गलत हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर बी सही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट करते हैं किसी हाई कोर्ट के जज को, ना कि राष्ट्रपति मतलब गवर्नर साहब करते हैं उस राज्य के। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है कि हाई कोर्ट्स में एक्सेप्ट अ पिटीशन रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी इसी को हम लोग शॉर्टकट में PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये ऑप्शन का मतलब ये है कि हाई कोर्ट जो है ये PIL को जनहित याचिका हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो जनहित याचिका से संबंधित याचिका स्वीकार कर सकती है, तो बिल्कुल क्यों नहीं करेगी। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में आप PIL जाके फाइल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में कहा है कि राज्यपाल महोदय जो होते हैं वो किसी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। ये बात गलत है। तो बात सही क्या है? तो राज्यपाल महोदय नहीं करते, उसकी जगह करते हैं राष्ट्रपति महोदय। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो राष्ट्रपति महोदय हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, ये बात कहाँ कही गई है? तो ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल 217 में कही गई है। हमारे संविधान के आर्टिकल 217 क्लॉज 1 कहता है कि हाई कोर्ट के जो प्रत्येक न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन। एक्टिंग जजेस का मतलब होता है हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्यवाहक जज या कार्यवाहक न्यायाधीश। ओके, तो सवाल कह रहा है कि एक्टिंग जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा मतलब की जाती है? ऑप्शन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑप्शन सी कह रहा है हाई कोर्ट, ऑप्शन डी कह रहा है बोथ वन एंड ए एंड बी, यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो एक्टिंग जजेस की अगर बात किया जाए एक्टिंग जजेस के अगर बारे में बात किया जाए तो ये बेसिकली हाई कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं। हाई कोर्ट में, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। एक्टिंग जजेस यानी कार्यवाहक जज की अगर बात किया जाए तो हाई कोर्ट में जो है एडिशनल या एक्टिंग जजेस की नियुक्ति का प्रावधान है, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 224 में ये बात कही गई है। हमारे संविधान का आर्टिकल 224 बेसिकली एक्टिंग जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करता है, और ये अपॉइंट कहाँ किए जाते हैं? तो ये हाई कोर्ट में किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट के इस एक्टिंग जजेस से संबंधित जो आर्टिकल है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हाई कोर्ट का जो माफ़ कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 224 क्लॉज 1 है
वो कहता है बेसिकली कि यदि किसी हाई कोर्ट में कार्य की अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कोई कार्य जो है वो बहुत पेंडिंग मात्रा में चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति अपने कंडीशन, अपने विल पावर के तहत उस न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में कुछ समय के लिए वृद्धि कर सकता है। ओके, कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 224 क्लास 1 ये कहता है कि प्रेसिडेंट, ओके, हाँ, ये कहता है बेसिकली कि यदि हाई कोर्ट में किसी कार्य में बाधा है या अस्थायी रूप से उसको और जो जजेस की ज़रूरत है या उसके जो काम है वो बहुत पेंडिंग मात्रा में चल रहे हैं, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि उस हाई कोर्ट में वो कुछ एक्स्ट्रा जज को नियुक्त कर दें, ताकि क्या होगा इससे कि जो काम है, जो कार्रवाई है हाई कोर्ट का, वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे। ओके, तो राष्ट्रपति ये देखते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति है तो उसे कम से कम 2 साल के लिए अगर वो चाहेंगे तो एक्टिंग जजेस के रूप में उस हाई कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। तो आर्टिकल 224 क्लास 1 यही कहता है कि राष्ट्रपति के पास पावर होती है एक्टिंग जजेस के नियुक्त करने के। इसके अलावा अगर आर्टिकल 224 के क्लॉज 2 की बात किया जाए तो ये बेसिकली कहता है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जब कोई चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का, किसी उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उसको करने में असमर्थ हैं या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं, तो राष्ट्रपति देखते हैं और बेसिकली एक योग्य व्यक्ति को उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में एक एक्टिंग जजेस की नियुक्ति किया जाता है। ओके, आर्टिकल 224 क्लॉज 3 की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल कहता है कि जो हाई कोर्ट में अतिरिक्त या एक्टिंग न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे वो 62 साल की उम्र तक उस तक ही एक्टिंग जजेस का काम कर सकते हैं। जैसे ही वो 62 साल की आयु प्राप्त कर लेंगे वो ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो वो रिटायर हो जाएंगे, यानी वो उस पद को धारण नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 224 क्लॉज 3 ये कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिंग जजेस अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है वहाँ एग्जाम हॉल में। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द पेंशन ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज्ड टू द, ओके, यानी जो पेंशन होता है किसी हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज का वो कहाँ से चार्ज किया जाता है, वो कहाँ से लिया जाता है बेसिकली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो पेंशन जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लिया जाता है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो आप कह लीजिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लिया जाता है। सैलरी और अलावेंसेस की अगर बात करें तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, किसी राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सैलरी आती है अगर देखा जाए तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, पेंशन जो होता है रिटायर होने के बाद वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है, लेकिन उनकी जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। कौन क्या आता है? सैलरीज एंड अलावेंसेज। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूजिंग है क्योंकि दोनों अलग अलग है, इस वजह से ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ओके, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर बात किया जाए तो ये कहाँ बात कही गई है? तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो सैलरी ली जाती है ये बात कहाँ कही गई है? तो ये बेसिकली कही गई है आर्टिकल 202 क्लॉज 3 सब क्लॉज डी में। और जो पेंशन लिया जाता है, अगर पेंशन की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 112 क्लॉज 3 सब क्लॉज डी में ये पॉइंट कहा गया है। तो दोनों पॉइंट अलग अलग है और दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इन इंडिया, यानी द नंबर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इन इंडिया की बात कर रहा है। तो जब ये सवाल पूछा था, ये सवाल कब पूछा है? 2008 में जब ये सवाल पूछा था तो उस समय जो नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स की अगर बात किया जाए तो भारत में टोटल 21 थे, लेकिन अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो नंबर ऑफ हाई कोर्ट की अगर बात किया जाए तो वो 25 हो जाएंगे। ओके, आज के रेलेवेंस में देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 25, लेकिन जब ये सवाल पूछा था तो उस समय 21 था, ऑप्शन नंबर बी सही होता। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो इसके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट जितने हैं टोटल वो 25 हो जाएंगे। ओके,
अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। यानी जब ये सवाल पूछा गया था 2005 में, तो सवाल कहने का मतलब ये है, प्रश्न के दौरान अगर देखा जाए तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन सा भारतीय राज्य है, इसमें चारों ऑप्शन में उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में, जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट उस समय नहीं था। ओके, तो जब सवाल पूछा था तो उसमें मणिपुर के पास अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं था। मणिपुर के पास अपना जो खुद का हाई कोर्ट आया है वो मार्च 2013 में अपना खुद का हाई कोर्ट हो गया है। ओके, लेकिन जब ये सवाल पूछा था तो उस समय जो मणिपुर का जुरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकार था, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत इसका काम चलता था। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये सवाल पूछा था तो मणिपुर जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आता था, लेकिन 2013 में, मार्च 2013 में मणिपुर के पास अपना खुद का हाई कोर्ट एक स्थापित किया गया है, मार्च 2013 में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आज के समय में अगर देखेंगे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन, क्योंकि चारों स्टेट में जो है वो आपका आप कह लीजिए हाई कोर्ट उपस्थित है। ओके, तो यहाँ भी स्टार मार्क लगा देते हैं क्योंकि इसका भी आज के समय में कोई आंसर नहीं है और क्वेश्चन नंबर 4 का भी कोई आंसर नहीं है। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन विच ऑफ दीज स्टेट्स वर हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश इन मार्च 2013। तो मार्च 2013 की अगर हम लोग बात करें तो मार्च 2013 में नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। एक हो गया, पहला है मेघालय, दूसरा स्टेट जो हो जाएगा अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा मणिपुर, और तीसरा जो राज्य है आपका हो जाएगा त्रिपुरा। इन तीनों राज्यों में देखा जाए तो मार्च 2013 में इनको खुद का इनका एक हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अगर आप कट करेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, उस समय नहीं था बेसिकली, 2013 में इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, मेघालय में किया गया था, मिजोरम और त्रिपुरा में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 का, तो यहाँ पे 2 और 4 होगा। ओके, अच्छा मिजोरम भी तो नहीं होगा, ओके सॉरी, मेघालय है और त्रिपुरा है। तो मेघालय और त्रिपुरा में उस समय 2013 में आप कह लीजिए कि हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। यही रीज़न है कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेज। बेंचेज का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि जैसे कोई भी हाई कोर्ट होता है उसका एक जो मेन सीट होता है, जैसे हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट को जानते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो मेन बेंच है वो इलाहाबाद में है, लेकिन इसका एक आप कह लीजिए कि अलग से बेंच बनाया गया है, वो बेसिकली लखनऊ में है। तो वो सवाल यही कहना चाह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कोलकाता हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और गुवाहाटी का हाई कोर्ट में वो कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा बेंच आपको देखने को मिलेगा। तो एक एक करके देखते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मुख्य ब्रांच है, वो मुख्य मतलब पीठ है, वो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका कुछ और जो बेंच है वो आपके पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? ये बेसिकली अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ क्यों है? क्योंकि कोलकाता जो हाई कोर्ट है वो पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार का भी जुरिसडिक्शन को कवर करता है। इसके अलावा इसका एक और है जलपाईगुड़ी। ओके, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की अगर बात करें तो इसका जो मेन हेड मतलब जो आप कह लीजिए कि हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? तो वो आपका जबलपुर में है। जबलपुर में है। इसके अलावा जबलपुर के अलावा इंदौर और गुवाहाटी में भी इसके अगर देखेंगे तो बेंचेज आपको देखने को मिलेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात किया जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र का, गोवा का, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन चारों का अगर देखा जाए तो कवर करता है। तो बॉम्बे का मेन कहाँ है? तो बॉम्बे में ही है, यानी मुंबई अब कहते हैं इसको, मुंबई में है। और मुंबई के अलावा अगर देखा जाए तो ये तो मेन हो गया। मुंबई के अलावा अगर देखें तो नागपुर में है, नागपुर के अलावा देखा जाए तो औरंगाबाद में है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पणजी में है। पणजी कहाँ है? गोवा की राजधानी। ओके, तो यहाँ पे इसके बेंचेज हैं। गुवाहाटी की अगर बात किया जाए तो गुवाहाटी का मेन कहाँ है? तो गुवाहाटी में ही है, लेकिन इसके और जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ है? कोहिमा यानी नागालैंड में है, ऐजवाल यानी मिजोरम में है, ऐजवाल एंड ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश में है, ईटानगर। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 इसके हैं, 3 इसके हैं। तो यानी इसका करेक्ट आंसर आपका बॉम्बे हाई कोर्ट और गुवाहाटी
हाई कोर्ट दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन पीठ के अलावा नागपुर, औरंगाबाद, पणजी यानी 3 जगह इसके हैं, और कोहिमा, ऐजवाल और ईटानगर 3 इसके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। पहला कह रहा है ऑप्शन में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा कह रहा है ओरिजिनल, तीसरा कह रहा है सुपरवाइजरी, और चौथा कह रहा है अपीलेट। तो अगर देखा जाए तो ये सवाल बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो चारों ऑप्शन है उनमें राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो होता है ये आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये प्राप्त हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पास होता है अथॉरिटी। ये अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के तहत वो राष्ट्रपति महोदय अगर कभी उनसे किसी प्रॉब्लम की वजह से, न्यायिक प्रॉब्लम की वजह से अगर वो सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वो उनको सलाह देता है, ना कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ना कि हाई कोर्ट के पास। बाकी जितने हैं वो हाई कोर्ट के पास भी हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द रिट ऑफ सर्टियोररी इज इशूड बाय ए सुपीरियर कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय द्वारा देखा जाए तो सर्टियोररी रिट जारी की जाती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है टू एन इन्फीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन अ केस ऑफ हर रिव्यू, यानी इसका मतलब यह है कि किसी निचली अदालत को किसी मामले की कार्रवाई का रिकॉर्ड समीक्षा हेतु, यानी आप कह लीजिए कि रिव्यू के लिए स्थानांतरित करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है टू एन इन्फीरियर कोर्ट टू स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर केस, यानी किसी निचली अदालत को किसी विशेष मामले में आगे की कार्रवाई रोकने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है टू एन ऑफिसर टू शो हिज राइट टू होल्ड अ पर्टिकुलर ऑफिस, यानी इसके मतलब है कि किसी अधिकारी को किसी विशेष पद पर रहने का अपना अधिकार साबित करने के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोड्यूस ए पर्सन डिटेन्ड बाई इट बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स, यानी किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए। तो रिट ऑफ सर्टियोररी की अगर बात किया जाए तो जो रिट ऑफ सर्टियोररी होता है वो बेसिकली निचली अदालत को जारी की जाती है, यानी लोअर कोर्ट को जारी की जाती है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के, यानी उच्च न्यायालय के द्वारा, हायर अथॉरिटी के द्वारा लोअर कोर्ट को ये जारी किया जाता है। कौन सा? रिट ऑफ सर्टियोररी। ओके, क्यों किया जाता है? क्योंकि जिसमें ये निर्देश दिया जाता है कि किसी विशेष मामले का जो रिकॉर्ड है या सभी सहायक फाइलें हैं या उसके जो साक्ष्य हैं या दस्तावेज हैं उनकी समीक्षा के लिए भेजा जाए, और आमतौर पर निचली अदालत के फैसले को पलटने के इरादे से ऐसा किया जाता है। ओके, तो बेसिकली जो उच्च न्यायालय होता है वो किसी इंसान के फंडामेंटल राइट की रक्षा करने के लिए ऐसा काम करता है। तो हायर अथॉरिटी के द्वारा लोअर अथॉरिटी को बेसिकली रिट ऑफ सर्टियोररी जारी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू एन इन्फीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इन केस फॉर रिव्यू। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि किसी निचली अदालत को किसी मामले की कार्यवाही का जो रिकॉर्ड है उसकी समीक्षा है तो स्थानांतरित करने के लिए जो रिट ऑफ सर्टियोररी जारी किया जाता है किसी हायर अथॉरिटी के द्वारा किसी लोअर अथॉरिटी को। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कहने का मतलब ये है, ये सवाल कहना चाह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सी रिट जो है वो लोअर कोर्ट यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखा जाए उसके कामकाज की जांच करने के लिए करता है। तो अभी पिछले सवाल में ही हम लोगों ने देखा रिट ऑफ सर्टियोररी जो जारी किया जाता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है हायर अथॉरिटी के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो उच्च न्यायालय होता है वो निचली अदालत को देखा जाए यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट के कामकाज की जांच करने के लिए सर्टियोररी रिट जो होती है उसको जारी करता है। इस रिट के माध्यम से अगर देखा जाए, इस रिट के माध्यम से जो मामले होते हैं उनको आदेश दिए जाते हैं ताकि उच्च न्यायालय इसकी समीक्षा कर सके। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यानी हायर अथॉरिटी के द्वारा लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट को जारी करने वाला जो रिट होता है उसे कौन सा बोलते हैं? रिट ऑफ सर्टियोररी। अगले सवाल पर मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इशूड व्हेन द प्रोसीजर इज पेंडिंग इन कोर्ट, यानी इसके कहने का मतलब है कि जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदेश तब जारी किया जाता है जब प्रक्रिया जो है वो न्यायालय में लंबित हो यानी पेंडिंग में हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन।
इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। प्रोहिबिशन रिट को जारी किया जाता है जब कोई मामला पेंडिंग में हो, कोर्ट में पेंडिंग हो। यानी कहने का मतलब है कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन तब जारी किया जाता है जब कार्यवाही न्यायालय में लंबित हो। जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मैटर की सुनवाई करती है तो हाई कोर्ट प्रोहिबिशन रिट जारी करके मामले को अपने हाथ में ले लेता है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट कवर्स। पहला अगर पावर ऑफ हाई कोर्ट की बात करें कि रिट जारी कर सकता है तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत ये मैटर सॉल्व करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है भाग 3 में फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 32 उसके तहत ये जारी कर सकता है। दोनों मिला के दोनों लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, 5 तरीके की रिट होती है उसको इशू करने का। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो सवाल ये पूछना चाह रहा है कि उच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्तियाँ होती हैं उनमें कौन कौन सा शामिल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत इसकी बात किया गया है। स्टैट्यूटरी राइट होगा, बिल्कुल होगा। फंडामेंटल राइट होगा, ऑब्वियस सी बात है कि फंडामेंटल राइट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है आर्टिकल 32 के द्वारा, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ये तीनों हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सब स्टैट्यूटरी राइट और फंडामेंटल राइट। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, रिट जारी करने की जो पावर है मैंने आपको बता ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो आर्टिकल 32 के तहत है और हाई कोर्ट के पास जो है आर्टिकल 226 के तहत है। ओके, और ये दोनों 5 तरीके के रिट जारी करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की जो शक्ति होती है वो संविधान के भाग 3 में यानी पार्ट 3 तक सीमित है। लेकिन हाई कोर्ट को अगर देखा जाए तो वो पार्ट 3 में जो उसको अधिकार दिए गए हैं उसके अलावा वो लीगल राइट के तहत रिट जारी करने का अधिकार अपने पास रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि असर्शन और रीजन का सवाल है बेसिकली। असर्शन ये कह रहा है कि हाई कोर्ट्स आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन दैन सुप्रीम कोर्ट। यानी कहने का मतलब है कि उच्च न्यायालय जो है वो भारतीय नागरिकों के अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये बात कहाँ कही गई है? तो ये बात बिल्कुल कही गई है आर्टिकल 226 के तहत। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। रीज़न क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट टू प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही बात है और ये आर्टिकल 32 के तहत ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये रहा स्टूडेंट हाई कोर्ट से संबंधित PYQs जो आए हुए हैं उनको वो, और टोटल इसमें इतने ही सवाल आए थे। सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के PYQs के साथ। तब तक के लिए यहाँ तक बने रहे आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।